कुछ कहानियों का कभी अंत नहीं होता, वो बस खत्म होने से पहले एक नया शिकार ढूंढ लेती हैं। मेरी कहानी भी उन्हीं में से एक है। आज 3 साल बीत चुके हैं उस रात को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 3 सदियां बीत चुकी हों। जब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था उस रात, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं। क्या बताऊं उन्हें कि मैं एक कहानी में कैद हूं, एक ऐसी कहानी जो हर कुछ सालों में खुद को दोहराती है अपने नए किरदारों के साथ। लेकिन उस कहानी का अंत हमेशा एक सा ही होता है। आप आज ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद अब ये आप तक पहुंचने का कोई रास्ता बना रही हो। मेरी इस बात को आप एक चेतावनी समझिए या फिर इसे ऐसे ही जाने दीजिए, फैसला आपका है। यह घटना आज से करीब 3 साल पहले की है, जब हम 3 दोस्त मनाली की ट्रिप से वापस लौट रहे थे। मैं, रुद्रांश, मेरी दोस्त मेघना और हमारा सबसे जिंदा दिल यार नितिन। वो साल हमारे कॉलेज का आखिरी साल था, इसलिए हमने तय किया कि ग्रेजुएशन से पहले एक यादगार ट्रिप जरूर करेंगे, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद हम सब अपने अपने शहरों में चले जाने वाले थे और न जाने फिर हमारी मुलाकात कब होती। ट्रिप काफी अच्छी रही थी, हमने खूब मस्ती की थी, हंसी मजाक रोमांच सब कुछ था उस सफर में। गाड़ी नितिन चला रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। मेघना पीछे की सीट पर थी। दिन भर की थकान के बाद भी माहौल में एक अजीब सी खुशी थी। कॉलेज खत्म हो रहा था, हमारे सामने था हमारा भविष्य और हम तीनों के अपने अपने सपने। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा था। रात के करीब 10 बजने को थे। हम चंडीगढ़ पार कर चुके थे और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में बिजली कड़की और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कार के वाइपर पूरी रफ्तार से चल रहे थे, फिर भी सामने का रास्ता मुश्किल से ही नजर आ रहा था। हाईवे पर गाड़ियां अब बहुत कम थीं। सड़क के दोनों ओर घना काला जंगल था और उस अंधेरे में हर पेड़ किसी परछाई सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी सुरंग से गुजर रहे हों, एक ऐसी सुरंग जिसका कोई अंत नहीं। तभी नितिन ने स्टीयरिंग व्हील को कसते हुए कहा, यार ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कुछ दिख भी नहीं रहा ढंग से। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर जीपीएस देखते हुए कहा, टेंशन मत ले, बस इस हाईवे पर सीधे चलते रह, 2-2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद उस रात उस सड़क की अपनी ही कोई मर्जी थी। अचानक जीपीएस अजीब तरह से काम करने लगा। सिग्नल बार बार गायब हो रहे थे और मैप पर हमारी लोकेशन किसी अनजानी जगह दिख रही थी। नितिन झुंझलाकर बोला, ये क्या बकवास है, जीपीएस पागल हो गया है क्या? मेघना ने पीछे से झांकते हुए कहा, शायद बारिश की वजह से सिग्नल वीक हैं। मैंने कहा, एक काम करते हैं, अगले किसी ढाबे या पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर रास्ता पूछ लेंगे। लेकिन अगले 1 घंटे तक हमें ना कोई ढाबा दिखा और ना ही कोई पेट्रोल पंप। सिर्फ उस अंधेरी सड़क पर बारिश की तेज बौछारें थीं। अब हम तीनों को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। हम भटक चुके थे। जीपीएस ने हमें किसी सर्विस लेन जैसे रास्ते पर उतार दिया था, जो हाईवे से कटकर जंगल के अंदर जा रहा था। वो रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। तभी मेघना ने डरते हुए कहा, रुद्रांश, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये सही रास्ता नहीं लग रहा है। मेघना की आवाज में एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, बस थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद वापस हाईवे मिल जाए। लेकिन सच तो यह था कि मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उस अनजाने से रास्ते पर करीब आधे घंटे और चलने के बाद दूर हमें एक पीली सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखी, जैसे अंधियारे के उस समंदर में कोई अकेला दिया जल रहा हो। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वो एक पुराना सा ढाबा था। उसके ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, ढाबा नंबर 13। उस ढाबे को सामने देखकर नितिन ने एक राहत की सांस ली और बोला, शुक्र है भगवान का, चलो कम से कम कोई तो मिला। चलो यहां रुककर चाय पीते हैं और रास्ता भी पूछ लेंगे। फिर उसने गाड़ी ढाबे के सामने रोक दी। वो ढाबा काफी पुराना और वीरान लग रहा था। बाहर पार्किंग में सिर्फ हमारी ही गाड़ी थी। उस ढाबे के भीतर से एक पीली और धीमी सी रोशनी बाहर आ रही थी,
जो उस डरावने माहौल को और भी भयानक बना रही थी। तभी नितिन ने हंसते हुए कहा, ढाबा नंबर 13 बड़ा फिल्मी नाम है। शायद वो उस डरावने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उस नाम को सुनकर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। शायद कुछ तो था वहां जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। 13 नंबर को अक्सर अशुभ माना जाता है। ये अंक हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कर्ज और कुछ जरूरी बदलावों का प्रतीक माना जाता है। उस वक्त मुझे ये सब तो नहीं पता था, लेकिन एक अनजाना सा डर मेरे भीतर घर कर गया था। हम तीनों चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरे और ढाबे के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा काफी पुराना था और उसे खोलने पर एक अजीब सी चरमराहट की आवाज आई। उस ढाबे के भीतर का माहौल और भी ज्यादा अजीब था। वहां सिर्फ 2-3 पुरानी मेजें और कुछ कुर्सियां पड़ी थीं। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग आदमी बिल्कुल खामोश बैठा था। उसकी उम्र लगभग 70 के पार रही होगी। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे उसने सालों से कुछ महसूस ही न किया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। वो हमें देखकर कुछ नहीं बोला, बस वो चुपचाप हमें एक तक देखता रहा। तभी नितिन ने आगे बढ़कर उसे पूछा, चाचा जी 3 चाय मिल जाएगी? बूढ़े ने सिर्फ सिर हिला दिया और धीरे धीरे अपनी जगह से उठकर चाय बनाने लगा। उसकी हरकतें इतनी धीमी और रस्मी थीं जैसे वो कोई मशीन हो। हम सब चुपचाप एक मेज के चारों तरफ पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। ढाबे में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। सिर्फ बाहर हो रही बारिश और केतली में उबलते पानी की आवाज ही आ रही थी। ढाबे की दीवारों पर काफी पुरानी और धूल भरी तस्वीरें लगी थीं। तभी अचानक मेघना की नजर एक तस्वीर पर पड़ी तो उसने धीरे से कहा, रुद्रांश इधर देखो। जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो वो दीवार पर लगी एक पुरानी सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को घूर रही थी। मैं जब उस तस्वीर के पास गया तो देखा कि उसमें एक जवान लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिसकी उम्र यही कोई 20-21 साल रही होगी। लेकिन जो बात हैरान करने वाली थी वो ये थी कि वो लड़की हूबहू मेघना जैसी दिख रही थी। वही आंखें, वही मुस्कान, यहां तक कि उसकी गर्दन पर एक छोटा सा तिल भी था जो ठीक उसी जगह पर था जहां मेघना के था। लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही जानता था। ये देखकर जैसे मेरा खून ही सर्द पड़ गया। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मेघना ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है। होगी कोई हम शक्ला। मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी अपनी ही आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी। तभी बाहर से हवा का एक तेज झोंका आया और ढाबे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। हम तीनों उछल पड़े। तभी वो बूढ़ा चाय लेकर हमारी मेज पर आया और पहली बार बोला, बारिश थमने तक बाहर मत जाना, रात में यहां सड़कें बदल जाती हैं। उसकी आवाज सूखी और खुरदरी सी लग रही थी, जैसे उसने सालों से किसी से बात न की हो। उसकी ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सड़कें बदल जाती हैं का क्या मतलब था? इससे पहले कि हम उस बूढ़े से कुछ पूछ पाते, ढाबे की इकलौती पीली बत्ती बुझ गई। अब हम पूरी तरह से अंधेरे में थे। बाहर हो रही बारिश और तेज हो गई थी और हवा की साएं साएं की आवाजें साफ सुनाई देने लगी थी। अंधेरे में हम तीनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। डर अब हमारे दिलों पर पूरी तरह से काबिज हो चुका था। घुप अंधेरे और एक अजीब सी खामोशी ने हमें जैसे जकड़ लिया था। तभी उस बूढ़े ने काउंटर से निकालकर एक पुरानी लालटेन जलाई, जिसकी कांपती हुई रोशनी में दीवार पर पड़ती परछाइयां किसी नाचते हुए भूत जैसी लग रही थीं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि हम सब एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने मेघना की तरफ देखा तो वो काफी डरी हुई सी लग रही थी। मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे धीरे से कहा, मेघना, मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया है, मैं अभी लेकर आता हूं। ये कहते हुए जैसे ही मैं वहां से उठकर जाने को हुआ तो मेघना ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको रुद्रांश, अकेले मत जाओ। इस पर मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा,
तुम यहीं नितिन के पास रुको, मैं बस 2 मिनट में आया। तब नितिन ने कहा, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। मैंने कहा, नहीं, तू यहीं रुक मेघना के पास। मैं बस गया और आया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेघना यहां एक पल के लिए भी अकेली रहे। मैंने ढाबे से बाहर निकलकर देखा तो बारिश अब थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन हवा अभी भी तेज थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुला और मेघना अंदर आकर बैठ गई। मैं उसे वहां देखते ही पूछ बैठा, तुम यहां क्यों आई? मैंने मना किया था ना। उसने कहा, मुझे अंदर डर लग रहा था। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी। गाड़ी के भीतर बारिश की बूंदों की टिप टिप की आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही थी। बाहर की दुनिया के खौफ से दूर ये छोटी सी जगह हमारी अपनी दुनिया बन गई थी। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। मेरे और मेघना के बीच हमेशा से ही एक अनकहा सा रिश्ता था, और ये रिश्ता दोस्ती से भी आगे का था। लेकिन आज तक हम दोनों में से किसी ने भी इसका इजहार नहीं किया था, पर हम दोनों ये जानते थे। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रुद्रांश, सब ठीक हो जाएगा ना? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उन डरावने लम्हों के बीच हमारे बीच के प्यार का एहसास होने लगा था। शायद डर इंसान को उसके सबसे गहरे जज्बातों के करीब ले आता है। हमारे होंठ खामोश थे, लेकिन हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि जैसे हमारी धड़कनें एक हो गई हों। हमारे बीच का जो अनकहा प्यार था वो जैसे बारिश की बूंदों में घुलकर एक हो गया था। मेरे होंठ जैसे ही उसके होंठों की तरफ बढ़े, वैसे ही गाड़ी की खिड़की पर एक खून से सना हुआ हाथ आकर टकराया। हम दोनों चीख पड़े। वो 1 या 2 पल का खौफ नहीं था, वो तो जैसे हमारी आत्मा तक को कंपा देने वाली दहशत थी। हमने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ शीशे पर एक खूनी पंजे का निशान रह गया था, जिसे बारिश की बूंदें धीरे धीरे धो रही थीं। हम दोनों पागलों की तरह गाड़ी से बाहर भागे और ढाबे के अंदर घुस गए। नितिन, नितिन! मैं और मेघना दोनों एक साथ चीख पड़े, लेकिन ढाबा बिल्कुल खाली था। वो बूढ़ा वहां से गायब था। लालटेन अभी भी मेज पर रखी जल रही थी। मेघना ने घबराकर पूछा, नितिन कहाँ है? वॉशरूम गया होगा। मैं ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ भागा। नितिन, ओए नितिन! मैंने देखा वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब उसे धक्का देकर खोला तो भीतर कोई नहीं था। ये देख, जैसे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मेरे दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहे थे, आखिर नितिन और वो बूढ़ा कहाँ गया? हम जब वापस फिर से ढाबे के मुख्य हिस्से में आए तो हमारी नजर उस मेज पर पड़ी जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा करता था। वहां एक पुरानी सी घड़ी रखी थी और उस घड़ी के बगल में एक कागज और पेन पड़ा था। जब हम कांपते हुए कदमों से उस मेज के पास गए तो उस कागज पर जैसे सूखे हुए खून से लिखा था, जो प्यार करेगा वो मरेगा। ये शब्द पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे सीने में बर्फ का छुरा घोंप दिया हो। ये कोई मजाक नहीं था, ये शायद उस जगह का एक श्राप था जो सीधे तौर पर मेरे और मेघना के लिए था। हमारा प्यार, जो कुछ पल पहले हमारी सबसे बड़ी ताकत लग रहा था, अब हमारे लिए जैसे मौत का फरमान बन चुका था। नितिन गायब हो चुका था। वो बूढ़ा आदमी भी कहीं दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं और मेघना इस वीरान से ढाबे में एक जानलेवा श्राप के बीच फंस चुके थे। ढाबे के बाहर अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। जो प्यार करेगा वो मरेगा। ये शब्द मेरे दिमाग में जैसे किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। नितिन का वहां से गायब हो जाना अब एक हादसा नहीं, बल्कि उस श्राप की पहली किस्त मालूम हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे को कांपते हुए देख रहे थे। हमारी आंखों में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? तभी मेघना ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें यहां से निकलना होगा रुद्रांश, अभी, इसी वक्त। मैंने कहा, कहां जाएंगे हम मेघना? उस बूढ़े ने कहा था कि रात में यहां सड़कें अपना रास्ता बदल लेती हैं। और नितिन, हम उसे यहां छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी बात सुन, मेघना लगभग रोते हुए बोली, यहां रुककर हम उस श्राप से नहीं बच पाएंगे रुद्रांश। यहां से निकल चलो,
प्लीज। मैंने उसे संभाला। शांत हो जाओ मेघना। डर की वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर रहा था, लेकिन हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे। ये ढाबा, वो बूढ़ा आदमी और वो तस्वीर, इन सब के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। इसलिए हमने ढाबे में खोजबीन करने का फैसला किया। मैंने सोचा शायद ढाबे में ऐसा कुछ मिल जाए जो यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा दे। वहां जो काउंटर रखा था उसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो शायद किसी स्टोर रूम या फिर पीछे के कमरे में खुलता था। वो बूढ़ा आदमी शायद वहीं रहता होगा। हमने जब हिम्मत करके वो दरवाजा खोला तो उसके पीछे हमें एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में एक पुरानी चारपाई थी, कुछ बर्तन और एक टूटा हुआ सा संदूक पड़ा था। ऐसा मालूम होता था जैसे उस कमरे में सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध भरी हुई थी। हम उस कमरे में खोजबीन कर ही रहे थे कि तभी मेरी नजर फर्श पर बिछे एक पुराने कालीन पर पड़ी। उसका एक कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। मैंने जब वो कालीन हटाया तो उसके नीचे मुझे लकड़ी का एक तख्ता दिखाई दिया। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जब कांपते हुए हाथों से वो तख्ता उठाया तो उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें एक जंग लगा हुआ टिन का बक्सा रखा था। हमने बक्सा बाहर निकाला और उसे खोला। बक्से के भीतर पुराने पीले पड़ चुके खतों का एक बंडल था जिसे एक लाल धागे से बांध कर रखा गया था। साथ में कुछ तस्वीरें भी थीं। हमने लालटेन की रोशनी में वो खत खोलने शुरू किए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो खूबसूरत लिखावट वाले खत किसी लड़की ने लिखे थे। जब हमने उस बंडल से ऊपर का एक खत निकाला और पढ़ा तो हमारे पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। वो खत सलोनी नाम की एक लड़की ने लिखे थे, वही लड़की जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी थी। और वो खत उसने करण नाम के किसी लड़के के लिए लिखे थे। उन खतों से एक दर्द भरी प्रेम कहानी सामने आई। ये कहानी 1980 के दशक की थी। सलोनी इसी ढाबे के मालिक की बेटी थी और करण एक ट्रक ड्राइवर था जो अक्सर इस ढाबे पर रुकता था। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया, लेकिन उनका प्यार समाज को मंजूर नहीं था क्योंकि वो दोनों अलग अलग जाति के थे। सलोनी का पिता काफी क्रूर और अहंकारी था जो इस रिश्ते के खिलाफ था। जैसे जैसे हम वो खत पढ़ते गए वैसे वैसे उनकी कहानी की परतें भी खुलती गईं। फिर उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया। फिर सलोनी का आखिरी खत पढ़कर हमारी आंखों में आंसू आ गए। वो खत अधूरा था। उसमें उसने लिखा था कि कैसे करण उसे अगली रात को लेने आएगा और वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वो अपने नए जीवन के सपनों में खोई हुई थी, लेकिन वो रात कभी खत्म नहीं हुई। बक्से में सबसे नीचे अखबार की एक पुरानी कतरन पड़ी थी और उसमें एक खबर छपी थी। एक तूफानी रात को ढाबा नंबर 13 के पास भूस्खलन में एक ट्रक दब गया और उसके ड्राइवर की मौत हो गई। उसके कुछ ही दिनों बाद उस ढाबे के मालिक का पूरा परिवार रातों रात वो जगह छोड़कर कहीं चला गया। वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि वो ढाबा श्रापित हो गया था। हम सब कुछ समझ गए थे। शायद उस रात सलोनी के घर वालों ने करण को पकड़ लिया होगा और उन्होंने करण को सलोनी की आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला होगा और फिर अपनी ही बेटी सलोनी को भी खत्म कर दिया होगा। शायद उन दोनों की लाशें यहीं ढाबे के आसपास दफना दी गई होंगी। वो श्राप किसी और का नहीं था, बल्कि वो सलोनी के गुस्से, उसके दर्द और उसके अधूरे प्यार से जुड़ा था। उसकी रूह इसी ढाबे में कैद हो गई थी और अब वो हर उस जोड़े से नफरत करती थी जो इस ढाबे में प्यार करने की कोशिश करता था। शायद वो अपनी अधूरी प्रेम कहानी का बदला दूसरों के खून से पूरा करना चाहती थी। अब हमें सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वो बूढ़ा आदमी, वो इस ढाबे का कोई मालिक नहीं था। शायद वो भी हमारी ही तरह कोई मुसाफिर रहा होगा जो सालों पहले यहां फंस गया होगा। शायद वो भी किसी से प्यार करता होगा और उसकी प्रेमिका इस श्राप का शिकार हो गई होगी और उसकी सजा ये थी कि वो यहीं कैद होकर रह गया। इस ढाबे का एक जिंदा भूत जो हर नए शिकार के आने का इंतजार करता था। हम सलोनी की कहानी नहीं जी रहे थे, बल्कि हम उस कहानी का अगला चैप्टर बनने वाले थे। सलोनी की आत्मा जो अब एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, एक ऐसी अतृप्त आत्मा जो किसी हिंसक मौत का शिकार हुई थी और अब वो अपना बदला लेने के लिए तैयार थी और हम उसके निशाने पर थे। उन खतों से ये सच जानने के बाद हमारे भीतर का जो डर था
वो अब एक अजीब सी हताशा में बदल गया था। हम किसी भूत से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की नफरत से लड़ रहे थे, और ये लड़ाई काफी खतरनाक थी। अब उस ढाबे में होने वाली घटनाएं और भी अजीब हो गई थी। सलोनी की आत्मा जानती थी कि हमें उसकी कहानी पता चल चुकी है, इसलिए अब वो हमारे साथ दिमागी खेल खेल रही थी। मेघना को अचानक वहां अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कभी वहां एक औरत की आवाज सुनाई देती जो उसे बार बार सलोनी कहकर पुकारती थी, सलोनी, मेरा करण कहाँ है? तुमने उसे मुझसे छीन लिया। ये आवाजें उसे जैसे पागल कर रही थीं। कभी मुझे परछाइयों में एक आदमी का अक्स दिखने लगता जो एक ट्रक ड्राइवर की वर्दी में था। वो बस खामोशी से मुझे घूरता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। फिर सलोनी की आत्मा हमारे सबसे बड़े डर नितिन का इस्तेमाल करने लगी। कभी हमें बाहर से नितिन के चीखने की आवाजें आने लगती, रुद्रांश, मेघना, मुझे बचाओ। वो हमें बाहर तूफान में बुला रहा था ताकि वो हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। एक बार तो जैसे हद ही हो गई। हमने अचानक नितिन को ढाबे के भीतर देखा। वो काउंटर के पास चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल बेजान थीं। उसने पहले मेरी तरफ उंगली उठाई और फिर मेघना की तरफ, जैसे वो हम दोनों के बीच कोई शक का बीज बो रहा हो। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो हवा में कहीं गायब हो गया। हम समझ चुके थे कि ये सब हमें तोड़ने के लिए था। शायद वो चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे पर शक करें और एक दूसरे से लड़ें। वो चाहती थी कि हमारा प्यार नफरत में बदल जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसका प्यार बदल गया था। जो प्यार करेगा वो मरेगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस खेल का नियम था। लेकिन अभी उस रात का सबसे खौफनाक मंजर बाकी था। हम दोनों उस ढाबे के एक कोने में सहमे हुए बैठे थे। तभी ढाबे के दूसरे छोर पर हमें एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा बिल्कुल मेघना के जैसा ही था। वो सलोनी थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों से जैसे खून के आंसू बह रहे थे। वो हमारी तरफ देखकर जोर जोर से रो रही थी, एक ऐसी खामोश चीख के साथ जिसे सिर्फ रूह ही महसूस कर सकती थी। मेघना उसे देखकर जम सी गई। सलोनी अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। जब वो हमारे करीब आकर मुड़ी तो हमारी चीख निकल गई। हमने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये किसी चुड़ैल की सबसे बड़ी और खौफनाक निशानी थी। एक ऐसी अतृप्त आत्मा जो बरसों से भटक रही थी। उस पल हमें यह एहसास हुआ कि सलोनी हमें सिर्फ मारना ही नहीं चाहती, बल्कि वो हमें बदलना भी चाहती थी। वो चाहती थी कि मेघना उसकी जगह ले ले और वो खुद मेघना बन जाए। जैसे ये ढाबा एक स्टेज था और वो हमसे अपनी जिंदगी का आखिरी सीन करवाना चाहती थी। प्यार, धोखा और मौत का सीन। तभी मेज पर रखी उस पुरानी घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और वक्त पीछे जाने लगा। हम एक ऐसे चक्र में फंस चुके थे जो बार बार खुद को दोहराता था। यहां से भागना ही काफी नहीं था, बल्कि हमें इस चक्र को तोड़ना भी था। लेकिन कैसे? एक ऐसी नफरत को कैसे हराया जाए जो दशकों से इस जगह की हवा में घुल चुकी थी। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे पीछे की तरफ घूम रही थीं, वैसे वैसे उस ढाबे की दीवारें भी बदलने लगी थीं। देखते ही देखते वो पुरानी धूल से भरी हुई दीवारें नई जैसी दिखने लगी और उन पर 1980 के दशक के फिल्मी पोस्टर उभर आए। मेज कुर्सियां अपनी जगह से खिसक कर वैसे ही सज गईं जैसे सलोनी के उन खतों में लिखा था। हवा में मसालों और ताजी बनी चाय की खुशबू तैरने लगी। अब हम अतीत में पहुंच चुके थे। ये वही कयामत की रात थी। तभी उस ढाबे का दरवाजा खुला और 3-4 साए उस ढाबे के भीतर घुसे। शायद वो सलोनी के पिता और भाई थे। उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे और आंखों में जैसे खून सवार था। वो कोई भूत नहीं थे, बल्कि वो उस रात की यादें थीं जो पत्थर की तरह इस जगह पर जम गई थीं। फिर कुछ देर बाद करण का अक्स परछाइयों से निकलकर सामने आया।
वो काफी घबराया हुआ सा लग रहा था और वो सलोनी को ढूंढ रहा था। सलोनी, कहां हो तुम? सलोनी की आत्मा, जो अब तक मेघना का रूप लिए हुए थी, करण की तरफ बढ़ी, लेकिन उन दोनों के बीच वो साए आ गए और उन्होंने करण को पकड़ लिया। हम ये सब चुपचाप किसी हॉरर मूवी की तरह देख रहे थे, लेकिन हम खाली दर्शक ही नहीं थे, बल्कि हमें धीरे धीरे ये महसूस हो रहा था कि हमारी अपनी पहचान मिट रही है। मैं अब रुद्रांश नहीं रह गया था, बल्कि करण बनता जा रहा था, और मेघना वो सलोनी बन रही थी। श्राप अपना काम कर रहा था। अब वो साए हमें घूर रहे थे, वो हमें मारने वाले थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने करण और सलोनी को मारा था। मुझे ये अच्छी तरह से पता था कि अगर हमने उनसे लड़ने की कोशिश की तो भी हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, और अगर हम यहां से भागे तो भी ये यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इस कहानी का अंत पहले से ही लिखा जा चुका था। लेकिन क्या हो अगर हम इस कहानी का अंत बदल दें? जैसे ही उन साइयों ने मेघना की तरफ कदम बढ़ाए, वैसे ही सलोनी की आत्मा चीख पड़ी। शायद वो उसी दर्द को फिर से जी रही थी। तभी मैंने एक फैसला लिया। मैं भागकर मेघना और उन साइयों के बीच खड़ा हो गया। फिर मैंने मेघना की आंखों में देखा तो उनमें डर और बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेघना। मेरी आवाज बिल्कुल साफ थी और उसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। ये मेरे आखिरी शब्द थे। मैंने अपनी मर्जी से करण की मौत को कबूल कर लिया था ताकि मेरी सलोनी बच सके। ये उस नफरत के चक्र को तोड़ने के लिए प्यार का एक आखिरी दांव था। तभी उन सायों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बेरहमी से मारने लगे, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बस एक तेज और सफेद सी दिखने वाली रोशनी मेरी आंखों के सामने छा गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब सुबह हुई तो एक ट्रक ड्राइवर ने मेघना को हाईवे पर बेहोश पाया। वो कई दिनों तक कुछ बोल नहीं पाई, और जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने उस इलाके की छानबीन की, पर उन्हें वहां कोई ढाबा नहीं मिला, जैसे वहां वो ढाबा नंबर 13 कभी था ही नहीं। नितिन और रुद्रांश को गायब घोषित कर दिया गया। पुलिस ने यह मान लिया कि शायद तूफान में हमारी गाड़ी किसी खाई में गिर गई होगी और हमारी लाशें कभी नहीं मिली। इस घटना के बाद मेघना की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो आज भी उस रात को नहीं भूल पाई है। वो जी रही है, पर उसकी कहानी अलग है। और आपने सोचा होगा कि मैंने मेघना के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि कुछ कहानियों का कभी अंत नहीं होता, वो बस अपने नए किरदार ढूंढ लेती हैं। उस श्राप को तोड़ने के लिए प्यार की ताकत काफी नहीं थी। मेरी कुर्बानी ने उस चक्र को नहीं तोड़ा, सिर्फ किरदारों को बदल दिया। मैं मरा नहीं, मुझे बस इस कहानी में कैद कर लिया गया। मैं अब इस ढाबे का रखवाला हूं, वही बूढ़ा आदमी जिसका भावहीन चेहरा और डरी हुई आंखें हैं। मेरा काम है यहां आने वाले नए मुसाफिरों को चाय देना और खामोशी से उस पल का इंतजार करना जब कोई और जोड़ा इस ढाबे की दहलीज पर कदम रखे और मैं उन्हें चेतावनी दूं। रात में यहां सड़कें बदल जाती हैं। 3 साल बीत चुके हैं। मैं हर रात उसी कहानी को फिर से जीता हूं। मैं सलोनी की नफरत, करण की बेबसी और अपनी किस्मत पर रोता हूं। मेरा नाम रुद्रांश था, पर अब वो नाम भी एक भूली हुई याद जैसा लगता है। मेरा कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। मैं सिर्फ एक गूंज हूं जो इस श्रापित जगह पर हमेशा के लिए कैद है। अगर आप कहानी सुनते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपको ये कहानी पसंद आई है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि प्लीज इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका एक तरह से रिश्ता बन जाए। और हाँ, एक बात और, कहानी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी ना भूलना। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।